नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है, उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पहले से नाउन और प्रोनाउन के कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। अगर आप किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप एडजेक्टिव का यूज नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जिन चीज़ों पर शुरू से जोर देता रहा हूँ, मेरा आपसे कहना है कि आपको मैं पूरी इंग्लिश ऐसे ही फिलोसफिकल वे में सिखाऊंगा, यानी आपको आपके सामने चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं भी कभी एसएससी का स्टूडेंट रहा हूँ और आज अपने गवर्नमेंट सेक्टर में मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मार्केटिंग मुझे करनी नहीं है, पैसे को मुझे टारगेट करना नहीं है। मुझे बस इतना है कि मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। मेरा सिर्फ इतना एम है, यही टारगेट है मेरा। तो आप बस बने रहिए, निश्चिंत बने रहिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन डेली लेकर आते रहेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको इंग्लिश में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही न रहे। चाहे वो स्टूडेंट रूरल बैकग्राउंड का रहा हो या फिर अर्बन बैकग्राउंड का रहा हो, उसको इंग्लिश में कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। मैं इस तरीके से इंग्लिश आपके हाथों में पकड़ा दूंगा कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। और टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे और हमें भी आपको पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो एडजेक्टिव सबसे पहले होता क्या है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। हमें ये नहीं सीखना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, हमें उसके यूज सीखने हैं, क्योंकि हमारा काम कहाँ है, हमें यूज सीखने। क्योंकि एग्जाम में हमसे उसकी एप्लीकेशन, उसके यूज ही पूछे जाने हैं, उसके ये नहीं पूछे जाना कि क्या होता है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव यानी विशेषण एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव। अब देखते हैं, सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट एम है कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन किस तरीके के देखने को मिलेंगे जहां से हम अपना एरर करने से बचें वहां पर। तो यहाँ छोटे से दो कंसेप्ट आपको सीखने हैं। कौन से? एक तो आपको सीखना है इसका प्रेडिकेटिव यूज कैसा होता है, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली यूज कैसे होता है, और एक एट्रीब्यूटिव यूज कैसा होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, उनकी हेल्प से मैं आपको इनका प्रेडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज बताऊंगा। ये प्रेडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज इसलिए सिखाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस कंसेप्ट की हमें जरूरत आगे पड़ेगी अभी। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को, सिलेक्टेड कंसेप्ट को आपके सामने लेकर आता हूँ जो या तो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या जिनके जिन पे एक दूसरा टॉपिक, एक दूसरा कंसेप्ट इनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे ऊपर विश्वास रखिए, और मैं कोई प्रलोभन नहीं देता आपको कि आप मेरे चैनल को देखकर इंग्लिश को कवर कर दीजिए या मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपका सहारा नहीं। ऐसा कुछ भी प्रलोभन नहीं है। आपको बस क्या करना है कि अपना वीडियो लेक्चर देखना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, प्रीवियस ईयर के टॉपिक में जिस टॉपिक से आए क्वेश्चन उठाने हैं। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर पा रहे हैं आप, तो आप विश्वास कीजिए, आप ट्रस्ट कीजिए। अदरवाइज आप मेरा वीडियो मत देखिए। आप, मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, आपको जैसा उचित लगे वैसे आप तैयारी कीजिए। लेकिन मैं आपका मेंटर होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे इतना ही सजेस्ट करूंगा कि मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मैं कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो चलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही इज अ ब्रेव, वह एक बहादुर है। ठीक है, अब यहाँ हमारी वर्ब क्या है,
इज, और इसके साथ हमने एडजेक्टिव का, इसके बाद हमने एडजेक्टिव का यूज किया क्या, ब्रेव यानी बहादुर। तो ये क्या है, वर्ब के जो, जब एडजेक्टिव का यूज वर्ब के बाद होता है तो हमारा होता है प्रेडिकेटिव यूज। और इज क्या है यहाँ पर, ये देख लीजिए, मैंने बार बार बोल रहा हूँ आपसे, लेक्चर 2 जा करके देखिए इज क्या है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, और ना ही मेन वर्ब है। फिर ये कौन सी वर्ब है, इस चीज को समझने के लिए आप लेक्चर 2 देखिए, लिंकिंग वर्ब्स। और देखिए मैंने बताया था कि आप नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आप किसका, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रेव के साथ न तो नाउन है न प्रोनाउन है, फिर भी इसका करेक्ट यूज कैसे है, ये सीखने के लिए आप लेक्चर 2 जाके देखिए, लिंकिंग वर्ब। वहां पर आप समझ पाएंगे कि ब्रेव यहाँ पर जो यूज हुआ है वो एकदम करेक्ट यूज है। तो इस तरीके का यूज होता है किसी भी एडजेक्टिव का जो वर्ब के बाद हो, उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। और जब एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन से पहले हो या प्रोनाउन से पहले हो तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, यानी एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन। और किसी जैसे सेंटेंस लिखा है, ही इज अ ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तो लड़का यानी बॉय यानी हमारा यहाँ पर नाउन है, और उस नाउन से पहले हमने एक एडजेक्टिव यूज किया है, ब्रेव। तो इस तरीके का यूज जहाँ पर एडजेक्टिव नाउन के पहले हो रहा हो, तो ये होता है हमारा एट्रीब्यूटिव यूज। अब मैं इसको क्यों सिखा रहा हूँ, अभी आप आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। आगे आप जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा आप देखेंगे मैंने ये चीजें आपको क्यों बताई। चलते हम आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में एसएससी किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने फ्रेम करके लेकर आएगा, जहाँ पर हमें फंसाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप दोस्तों, आपको फंसना नहीं है, आप फंसेंगे नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप फंसेंगे नहीं। तो डाल डाल में पात पात, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, कोवार्ड और माइजर जो होता है नाउन होता है, और कोवार्डली और माइजरली एडजेक्टिव्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पर कोवार्ड और माइजर ही क्यों उठाए, दूसरे भी और नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं, वो क्यों नहीं लिए दोस्तों। मैंने बार बार बोला है, मैं उन्हीं कंसेप्ट को आपके सामने लेकर आऊंगा जहाँ से प्रीवियस ईयर में कई बार फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, कोवार्ड और माइजर का बहुत ज्यादा यूज देखा गया प्रीवियस ईयर्स में। तो हम कोवार्ड और माइजर हमारे नाउन है, अगर इनका हमें एडजेक्टिव बनाना है, कोवार्ड का कोवार्डली हो जाता है और माइजर का माइजरली हो जाता है। कोवार्ड का मतलब कायर, डरपोक। माइजर का मतलब कंजूस, ओके, बहुत ही पैसे को ज्यादा महत्व देता है, पैसे को बचा कर रखता है, उसको कहते हैं माइजर। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, ही इज अ कोवार्ड बॉय। ही इज अ कोवार्ड बॉय, वो है, इसका सेंस क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग निकल के आ रहा है, वह एक कायर लड़का है, वह एक कायर लड़का है। तो यह नाउन है हमारा बॉय, और नाउन की प्रॉपर्टी कौन बताएगा, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, विशेषण बताएगा, यानी कि एक एडजेक्टिव बताएगा। और कोवार्ड मैंने बताया था, कोवार्ड तो एक नाउन होता है, तो नाउन की विशेषता नाउन तो बता नहीं सकता। तब हमें क्या करना है यहाँ पर, फिर क्या करना है हमें दोस्तों, यहाँ पर ही इज अ कोवार्डली बॉय, हमें किसका एडजेक्टिव का यूज करना है, और कोवार्ड का एडजेक्टिव होता है कोवार्डली। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको मीनिंगफुली और ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट दिखेंगे, लेकिन आप माइनर मिस्टेक कर बैठेंगे वहां पर, अगर इस तरह के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तब। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ बने रहिए। आपको कहीं भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं रहेगी इंग्लिश में, आपको बस इंग्लिश में पढ़ना है, केवल वोकैब पोर्शन अपने आप से पढ़ना है, वोकैब को रटना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ये सब चीजें क्या है जो लर्निंग पार्ट है अपना, उसको आप अपने से पढ़िए। बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन मेरे साथ बने रहिए, आप पूरा आपके हाथों में दे दूंगा ग्रामर को। आप निश्चिंत रहिए, आपको न तो कहीं रूल रटने की जरूरत पड़ेगी और न ही कहीं स्ट्रक्चर रटने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से इस तरीके से डिस्क्राइब डेप्थ में करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, अ कोवार्ड डाइज मेनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। यहाँ पर क्या, अ कोवार्ड डाइज मेनी टाइम्स, यहाँ पर क्या है, इसका जो यूज हुआ वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है।
हमारे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए क्या, नाउन। तो हमारा नाउन क्या होता है, फॉरवर्ड। इसका मतलब ये ठीक है, डाइज मैनी टाइम्स बिफोर हिज डेथ। एक डरपोक होता है, एक कायर होता है, वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मर चुका होता है। ठीक है, इसका सेंटेंस का सेंस ये निकलता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में देखिए, मैंने बता चुका हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको नाउन और प्रोनाउन दो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। किसको, एडजेक्टिव को, तभी समझ पाएंगे आप। अदरवाइज आप प्रॉब्लम फील करेंगे इसमें समझने में। तो मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले नाउन और प्रोनाउन दोनों ही टॉपिक्स को कवर कीजिए, कंसेप्ट को कवर कीजिए। चाहे आप मेरी वीडियो देखकर कीजिए, चाहे आप किसी अदर सोर्स से कीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा एम है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सेकंड सेंटेंस देखिए, हाँ ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें क्या है, हमें फॉरवर्ड मतलब यहाँ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट एक नाउन प्रोनाउन ही हो सकता है। तो हमने यहाँ पर नाउन पर ऑलरेडी हमारा पुटअप है, ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस देखिए, यू आर वेरी माइजर, यू आर वेरी माइजर। अब देखिए यहाँ पर वेरी जो होता है हमारा एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब आप बहुत माइजर, माइजर मतलब कंजूस हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था आपको कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, अभी हमने पढ़ाया नहीं एडवर्ब का, एडवर्ब अभी पढ़ाएंगे। यहाँ पर बस इतना सा देख लीजिए आप, एडवर्ब जो होता है वो एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर दूसरे किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। लेकिन एडवर्ब जो है हमारा किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है दोस्तों। तो यहाँ पर माइजर तुम्हारा एक नाउन होता है, तो इसको क्वालिफाई नहीं करेगा, इसकी विशेषता नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसको क्वालिफाई यानी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो। तो हम क्या है, माइजर हमें जो नाउन है उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। और इसका एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, माइजरली, यू आर वेरी माइजरली। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो इस तरीके कंसेप्ट में इसलिए बता रहा हूँ, इस तरीके एग्जांपल्स आपके सामने इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको एग्जाम में कुछ भी नया नहीं मिलेगा, आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर, भरोसा रखिए। आपको एग्जाम में कोई भी कंसेप्ट नया देखने को नहीं मिलेगा। बस आप वोकैब पोर्शन को आप अपने से कर लीजिए, बाकी मैं सारा कवर कराऊंगा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ना कोई स्ट्रक्चर रटाऊंगा आपको, ना कोई रूल रटाऊंगा आपको, बस समझते जाइए आप। देखिए, अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक फैक्ट लिखा हुआ है, कंसेप्ट लिखा हुआ है कि अगर एडजेक्टिव्स का यूज नाउन के बाद हो रहा है, ठीक है, कैसे नाउन के बाद हो रहा है, जो कि एक प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे नाउन्स जो किसी प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किए जा रहे हों, तो ऐसे नाउन्स के साथ हमें एडजेक्टिव जो यूज करना है वो नाउन से पहले करना, नाउन के बाद नहीं करना है। ये तो आप कंसेप्ट या फैक्ट रट लीजिए, और इसको नहीं रट सकते तो मत रटिए आप दोस्तों, इसको मत रटिए, मैं कहता हूँ मत रटिए। मैं दूसरी तरीके से अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ एग्जाम्पल को, आपको रटने की जरूरत रहेगी नहीं। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है, वी हैव गॉट अ फुल बैग। ठीक है, अगर यहाँ तक सेंटेंस होता वी हैव गॉट अ फुल बैग, तब तो हमारे समझ एकदम ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है सेंटेंस। फुल बैग मिला है हमें, अब पता नहीं किस चीज से फुल है, बैग जो फुल है वो किस चीज से फुल है हमें नहीं पता, तुम्हारा सेंटेंस इतना ही। अब इसमें आगे लिखा है ऑफ बुक्स, फुल ऑफ बुक्स, तो यानी बैग जो है फुल किससे था, फुल बुक्स से। क्या भरी हुई थी उसमें, बुक्स भरी हुई थी। तो इसका मतलब जो फुल एडजेक्टिव है उसका यूज यहाँ पर मिसप्लेस है। क्यों मिसप्लेस है, कि हमें एक ऐसा बैग मिला जो फुल था, लेकिन फुल किससे था, बुक्स से फुल था। तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, फुल ऑफ बुक्स। या तो आप ऐसे मीनिंगफुली समझ लीजिए, या फिर मैंने जो आपके ऊपर कंसेप्ट लिखा है उस पर अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, बैग हमारा एक नाउन है, और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि अगर कोई नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किया जाता है, तब उस नाउन के साथ जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो उस नाउन के साथ बाद यूज करते हैं, उस नाउन के पहले नहीं। लेकिन यहाँ पर तो नाउन जो बैग है उसके पहले यूज किया गया है, इसको हम क्या कहाँ ले आएंगे, बैग के बाद ले आएंगे।
कहाँ ले आएंगे हम, बैग फुल ऑफ बुक्स होगा दोस्तों, बैग फुल ऑफ बुक्स, वी हैव गॉट अ बैग फुल ऑफ बुक्स। या तो जो मैंने कंसेप्ट लिखा है उसको रट करके आप तब अप्लाई कर लीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बैग फुल तो था लेकिन किससे फुल था, बुक्स से फुल था, फुल ऑफ बुक्स। नेवर डिस्टर्ब अ बिजी पर्सन विद हिज वर्क, किसी ऐसे पर्सन को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जो अपने काम में व्यस्त हो। तो पर्सन बिजी, बिजी पर्सन समझ में आए यहाँ तक तो सेंटेंस अगर होता है कि नेवर डिस्टर्ब अ बिजी पर्सन, तब तो ठीक था सेंटेंस के, बिजी पर्सन ठीक है। लेकिन अब देख रहा है बिजी विद हिज वर्क, अपने काम में व्यस्त है, तब क्या है, पर्सन जो है बिजी है, किस में बिजी है, अपने काम में बिजी है। बिजी किससे, अपने काम से बिजी है, तब दोस्तों क्या हुआ, इस बिजी को हम कहाँ लेके आएंगे, पर्सन के बाद लेके आएंगे। बिजी विद हिज वर्क, पर्सन कैसा बिजी है, अपने काम में बिजी है ना, तो इसको एडजेक्टिव हम कहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे। अब हमारा सेंटेंस ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया, ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। कौन सा, नेवर डिस्टर्ब अ पर्सन बिजी विद हिज वर्क, अपने काम के साथ जो व्यस्त है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जो ऊपर जो कंसेप्ट लिखाया मैंने, यूज एडजेक्टिव्स आफ्टर द नाउन्स दैट आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, अगर इसको हमें अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में, कैसे करेंगे अप्लाई, देखिए यहाँ पर्सन हमारा नाउन है और नाउन के साथ एक प्रीपोजिशन विद का यूज हुआ था, तब एडजेक्टिव हम कहाँ यूज करेंगे, फिर नाउन के बाद यूज करते हैं, तो हमने यहाँ नाउन के बाद एडजेक्टिव बिजी यूज कर दिया, हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो आप दोनों ही चीजें आपके पास, या तो आप कंसेप्ट से समझ लीजिए, या फिर आप, एक तो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है आपके सामने और एक रटने वाला व्यू है, तो मैं दोनों ही चीजें आपके सामने लेकर चलता हूँ, आपको जो अच्छा लगे जो समझ आए आप उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। थर्ड सेंटेंस देखिए, वी वेटेड फॉर अ कंड्यूसिव अपॉर्चुनिटी टू द डिस्कशन। अपॉर्चुनिटी देखिए हमारा एक नाउन अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ है, और प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ है तो इस नाउन के साथ जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के बाद यूज होगा, ना कि नाउन से पहले। तो हम क्या करेंगे इस केस में, कंड्यूसिव को नाउन, अपॉर्चुनिटी जो नाउन है उसके बाद लेके आएंगे, अपॉर्चुनिटी जो नाउन है उसके बाद हम लेके आएंगे। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। वी वेटेड फॉर अ अपॉर्चुनिटी कंड्यूसिव टू द डिस्कशन, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था उसके फेवर में, उसको सपोर्टेबल जो थी अपॉर्चुनिटी डिस्कस, वो हमें उसका वेट करना चाहिए था। फोर्थ सेंटेंस देखिए, दे किल्ड द फेरोशियस लायन विद अ गन, दे किल्ड द फेरोशियस लायन विद अ गन। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, मैं आपको मैं आपको रटने की सलाह क्यों नहीं देता हूँ, क्यों नहीं देता हूँ रटने की सलाह, देखिए इसमें और उसी कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं, तो आला अभी हमारा सेंटेंस जो मीनिंगफुली इनकरेक्ट हो जाए। कौन सा, फोर्थ सेंटेंस देखिए, इसमें क्या, दे किल्ड द फेरोशियस लॉयन विद आगर। अब विद जो हमारा एक प्रीपोजिशन है विद, ठीक है, मैंने क्या बताया था, लॉयन हमारा एक नाउन है और नाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है विद, तब मैंने क्या बताया था कि जब नाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज होता है तब हम जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो नाउन के बाद करते हैं। लेकिन अगर मैं इस नाउन फेरोशियस जो एडजेक्टिव है लॉयन के साथ, इसको मैं अगर लॉयन के बाद यूज कर लूंगा, यानी इस फेरोशियस को मैं लॉयन के बाद यूज कर लूंगा, तब देखिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे किल्ड द लॉयन फेरोशियस विद अ गन, तो हमारा एक मीनिंग लेस सेंटेंस हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अभी इसका मीनिंग निकल रहा है, क्या निकल रहा है, दे किल्ड द फेरोशियस लॉयन, उन्होंने एक खूंखार शेर को मारा, एक बंदूक से मारा, उन्होंने एक खूंखार शेर को बंदूक से मारा। तो ये सब चीजें अब यहाँ पर आप फैक्ट को रट लेंगे तो कैसे समझ पाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप
फैक्ट को रटना नहीं है, उनको समझना है दोस्तों, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद हर जगह हैं, तो रट के काम नहीं चलने वाला। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज को फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली वे में उसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। फोर्थ फिफ्थ सेंटेंस देखिए, सोलोमन वाज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। सोलोमन एक क्या राजा था, एक फेमस प्रसिद्ध राजा था, अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा था। तो फेमस किस लिए था वो? अपने न्याय के लिए फेमस था। फेमस किस लिए था? अपने न्याय के लिए। राजा फेमस नहीं था, राजा फेमस था अपने न्याय के लिए फेमस था, वो अपने न्याय की वजह से फेमस था। तो क्या ना, फेमस फॉर हिज जस्टिस होना चाहिए, ना कि फेमस किंग। अगर हमारा सेंटेंस यहीं तक रहता किंग तक, तो सोलोमन वाज अ फेमस किंग, तब तो ठीक था ये। अगर इसके बाद भी बताया जा रहा है हमें किसके लिए फेमस था, अपने न्याय के लिए फेमस था, तो न्याय के लिए फेमस है, तो किंग फेमस नहीं है। किंग फेमस है अपने न्याय के लिए, यानी फेमस फॉर इज जस्टिस। तो फेमस का यूज कहाँ होना है फिर? किंग के बाद। फेमस का यूज कहाँ होना है भाई? किंग के बाद। यहाँ से हम किंग को फेमस को रिमूव कर देंगे। सोलोमन बाजा किंग फेमस फॉर इज जस्टिस। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। मैंने वही चीजें बताई थी आपको, रटना कुछ भी नहीं है, रट के काम खराब हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता हूँ, मुझे सफलता मिली है तो मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उसको आप मानिए, उसको आप फॉलो कीजिए। सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, आई कांट अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग इन दिस सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही कहानी है कि मीनिंग, मीनिंग जो है हिडन मीनिंग, यहाँ तक अगर सेंटेंस होता आई कांट अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, तब तो हमारा ठीक है कि हम छुपे हुए उसके सेंस को, उसके मतलब को नहीं समझ पाए, उसमें जो मतलब छुपा हुआ था उसको हम समझ नहीं पाए, और मीनिंग तो रहता ही सेंटेंस, तब तो करेक्ट होता। लेकिन इसमें अब लिखा हुआ इन दिस सेंटेंस, मीनिंग कहाँ हिडन है? इस सेंटेंस में हिडन है मीनिंग। मीनिंग कहाँ हिडन है? एक सेंटेंस में हिडन है मीनिंग, ठीक है। और वैसे भी आप कंसेप्ट पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ मीनिंग एक नाउन है, और इसके साथ, इसके बाद हमें क्या है, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, तब मीनिंग नाउन के साथ जो एडजेक्टिव यूज होगा वो नाउन के बाद यूज होगा। तो हिडन का हमें यूज कहाँ करना है? नाउन, नाउन जो मीनिंग है उसके बाद यूज करना है। मीनिंग हिडन इन दिस सेंटेंस, मीनिंग कहाँ हिडन है? इस सेंटेंस में हिडन है। तो आई कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग हिडन इन दिस सेंटेंस, इन इस सेंटेंस में छुपे हुए मीनिंग को हम समझ नहीं पाए। सेवेंथ सेंटेंस देखिए, आई कांट अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। आई कांट अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे हुए मीनिंग, किसके छुपे हुए मीनिंग को? इस सेंटेंस के मीनिंग के छुपे हुए को हम समझ नहीं पाए। अब ये सेंटेंस जो एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब देखिए उस कंसेप्ट की बात करें, हम रटने वाली चीजों पर आ जाएं, तो देखिए यहाँ पर मीनिंग एक नाउन है, और उसके साथ हमने क्या प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन का। हमने क्या बताया था, अगर किसी नाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, तो अगर एडजेक्टिव का यूज करना है उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, तो एडजेक्टिव का यूज कहाँ होगा? नाउन के बाद होगा, यानी मीनिंग के बाद होना चाहिए। अगर मैं इस मीनिंग के बाद इसका यूज कर देता हूँ हिडन का, तो इस सेंटेंस में यानी सेवंथ सेंटेंस में ही मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए दोस्तों रटना नहीं है, आपको समझना है, चीजों को समझना है। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मार्केट में कोई टीचर नहीं होगा जो आपको ऐसे कंसेप्ट को समझाएगा, ऐसे कंसेप्ट को बताएगा। टीचर मार्केट में वो कंसेप्ट लेकर आते हैं जिनको स्टूडेंट आसानी से समझ सके, सिंपल सिंपल कंसेप्ट लेके आते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ों को, माइनर चीज़ों को लेकर आते हैं कि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो, स्टूडेंट तुरंत समझ ले, और स्टूडेंट के समझ में आएगा तो वो कहेगा बहुत अच्छा टीचर है, तुरंत उसके साथ चल पड़ेगा। तो इसलिए मैं दोस्तों आपसे बार बार कहता हूँ कि प्रलोभन में मत आइए। आप देखिए, लोग यहाँ पर दूसरों का भला कम सोचते हैं, अपना भला ज्यादा सोचते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ
कि आप किसी के बहकावे मत आइए, आप अपने पे विश्वास कीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स या कुछ ऐसे नाउन्स, समझ लीजिए नाउन के साथ एडजेक्टिव का यूज कैसे हुआ है, तो आपको एग्जाम में गलती करा ही लेंगे। आप कितने भी किसी भी बुक से पढ़ लेना, आप समझ नहीं पाएंगे उन चीज़ों को, आप गलती करके आएंगे। इसलिए देखिए मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पर गलती करते हैं। जैसे दोस्तों समझ लीजिए, बस मैं अभी इनका यूज दिखाने जा रहा हूँ आपको, कैसे गलती करेंगे आप एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस बना के देगा और वो आप गलत करेंगे। जैसे दोस्तों ये कंसर्न पीपल, यहाँ पीपल ही नहीं कोई भी नाउन हो सकता है, ठीक है, पीपल की जगह कोई भी नाउन हो सकता है, ऐसे यहाँ स्टूडेंट की जगह कोई भी नाउन हो सकता है। मैं एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से चीजें मिले तो उनको कैसे यूज करना है। देखो कंसर्न पीपल, कंसर्न पीपल का मतलब होता है चिंतित, ठीक है, चिंतित हैं, चिंता चिंता से भरे हुए हैं, ठीक है, व्याकुल हैं। तो ऐसे ऐसे इसका मतलब है कंसर्न पीपल, इसका मतलब है वरीड या एंशियस, चिंतित या उत्सुक। अब पीपल कंसर्न का मतलब होता है रिलेटेड, किसी से संबंधित, ठीक है, रिलेटेड रेफर, किसी से संबंधित हो। अभी बताऊंगा मैं उनका कैसे यूज आपको देखने को मिलेगा वहां पर एग्जाम में, क्वेश्चंस किस तरीके मिलेंगे, इस तरीके एडजेक्टिव बना के। प्रेजेंट स्टूडेंट यानी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, यानी क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट हैं और 30 में से आप प्रेजेंट है मान लीजिए 20 ही स्टूडेंट, तो हम कितने कहेंगे, क्लास में कितने स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं, 30 ही कहेंगे, हम 20 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे 30 स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने होंगे 30। और हमारी क्लास में आज की डेट में कितने पढ़ रहे हैं अभी बैठ के, 20 ही, यानी 18 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारी क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट तो 30 हैं, लेकिन स्टूडेंट्स प्रेजेंट कितने हैं 18, जो कि क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट का मतलब होता है जो अटेंडिंग उस समय पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, उस क्लास की पूरी संख्या कितनी है आज की, आज रजिस्टर में हमारे में, ठीक है, इस सेशन में। तो ये कंसेप्ट समझने के हैं, इसलिए मैं आपको सामने लेकर आता हूँ कि आप समझ पाए और उन पर हम यूज देखेंगे अभी। ऐसे इन्वॉल्व केसेस यानी हार्ड, जो जटिल केस हैं, इंट्रिकेट, ठीक है, जटिल केस, इसका इन्वॉल्व केसेस का मतलब होता है हार्ड, इंट्रिकेट केसेस, जटिल केसेस। केसेस इन्वॉल्व का मतलब होता है रिलेटेड यानी संबंधित या कंसर्न। ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज यानी करेक्ट, एथिकल, और लैंग्वेज प्रॉपर रियल, वास्तविक या ट्रू सेंस। रेस्पॉन्सिबल पीपल जो जवाबदेह होते हैं किसी के प्रति, और पीपल रेस्पॉन्सिबल यानी जो गिल्टी, जो जिन्होंने गलती की है उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, पीपल रेस्पॉन्सिबल। अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से इनको अभी आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। देखिए कैसे इनका यूज अब एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा इनका यूज। देखिए एग्जाम में आपको क्या लिख के दे देगा, वी हैव सेंट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अब देखिए हमने किसी प्राधिकरण को या किसी ऑफिस को किसी समस्या से संबंधित एप्लीकेशन यानी पत्र लिखा है, तो हम किसको लिखेंगे, उस चीज से जो संबंधित अथॉरिटी होगी उसी को तो लिखेंगे। कंसर्न अथॉरिटी का मतलब हो जाएगा ये तो चिंतित या व्याकुल अथॉरिटी हो जाएगा, लेकिन हमें तो वो सेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेंस कौन सा, उससे जो संबंधित अथॉरिटी है, उससे जो संबंधित प्राधिकारी है, ठीक है, तो हमें वो सेंस चाहिए। तब हम क्या करेंगे, कंसर्न को अथॉरिटी के बाद में ले जाएंगे, कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न होगा हमारा करेक्ट, अथॉरिटी अथॉरिटी कंसर्न। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, वी हैव सेंट एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी कंसर्न। देखिए मैंने क्या लिखाया था आपको, क्या लिखाया था, कंसर्न पीपल का मतलब होता है वरीड या एंशियस यानी चिंतित या व्याकुल, और पीपल कंसर्न का मतलब होता है रिलेटेड या संबंधित। तो वही चीज है, वहां पर क्या था, कंसर्न अथॉरिटी लिखा हुआ था, यानी व्याकुल अथॉरिटी, चिंतित अथॉरिटी को थोड़ी हम पत्र लिखेंगे, उस विषय से संबंधित जो अथॉरिटी है उसको पत्र लिखेंगे। तो हमारा सेंस क्या आ रहा था वहां पर, संबंधित वाला, तो हम क्या करेंगे, अथॉरिटी कंसर्न। अब देखिए सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों,
वी शैल ट्राई टू कंसोल द पेरेंट्स कंसर्न ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पर देखिए हम वी शैल ट्राई टू कंसोल, हम कोशिश करेंगे सांत्वना देने की। किसको सांत्वना देने की? चिंतित जो पेरेंट, बच्चे के जो व्याकुल या चिंतित पेरेंट्स हैं उनको शांत करने की, उनको सांत्वना देने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या सेंस चाहिए हमें? पेरेंट्स कंसर्न नहीं, कंसर्न पेरेंट, व्याकुल या चिंतित पेरेंट्स को हम सांत्वना देंगे, या संबंधित पेरेंट्स को नहीं। बच्चे के जो चिंतित या व्याकुल पेरेंट्स हैं उनको ही तो सांत्वना देंगे। सांत्वना किसको दी जाती है? जो चिंतित है या व्याकुल है उसी को तो सांत्वना दी जाती है। या संबंधित है उसको सांत्वना थोड़ी देंगे। संबंधित से तो उसके रिगार्डिंग हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पेरेंट्स कंसर्न नहीं होना चाहिए, कंसर्न पेरेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसर्न पेरेंट्स। हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया है। वी शैल ट्राई टू कंसोल द कंसर्न पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। हम बच्चे के चिंतित पेरेंट्स को सांत्वना देने की कोशिश करेंगे। देखिए थर्ड सेंटेंस में देखिए, द स्पीकर आस्क्ड द प्रेजेंट एमपीज टू रिमेन साइलेंट। स्पीकर जो लोकसभा में या राज्यसभा में जो स्पीकर है, चेयरमैन है, वो क्या कर रहा है? जो प्रेजेंट एमपी है उनको शांत रहने के लिए बोल रहा है। यानी उसके सामने जो एमपीज बैठे हुए हैं, जो अटेंड कर रहे हैं, तो किसका सेंस आ रहा है? जो उस सदन को अटेंड कर रहे हैं। जो हमारा सेशन चल रहा है, वो सत्र चल रहा है, उस सेशन को जो अटेंड कर रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन को, उनको शांत करने के लिए, उनको शांत रहने के लिए बोल रहा है। तो प्रेजेंट एमपीज का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग, मान लो 300 एमपी है, 300 एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 300 एमपी हैं, और वहां पर 300 एमपी प्रेजेंट नहीं है। 300 एमपी हैं तो उनको, उनके लिए तो होगा प्रेजेंट एमपी, लेकिन वहां पर सेंस सारा अटेंडिंग एमपी, यानी उस सेशन को जो अटेंड कर रहे हैं, जो आपके सामने बैठा है उसी को तो शांत करने के लिए बोलेंगे आप। तो यानी अटेंडिंग एमपी, तो अटेंडिंग एमपी का सेंस आना है तो क्या करेंगे? प्रेजेंट को हम इसके बाद यूज करेंगे। एमपीज प्रेजेंट टू रिमेन द। हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। द स्पीकर आस्क्ड द एमपीज प्रेजेंट टू रिमेन साइलेंट। जो अटेंडिंग एमपी थे, जो उस सेशन को अटेंड कर रहे थे, उनको शांत रहने के लिए बोल रहा है। ऑल प्रेजेंट एमपीज आर एंटाइटल्ड टू दिस बेनिफिट। ऑल प्रेजेंट एमपी, जितने भी एग्जिस्टिंग एमपीज हैं, जितने भी आज की डेट में एग्जिस्टिंग हैं, जितने एमपी हैं, वो इस बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड हैं, वो उसके लिए योग्य हैं। ठीक है, वो उसके लिए एलिजिबल है इस बेनिफिट, इस फायदे के लिए। तो यहाँ पर हमारा सेंस तो वही आ रहा है, एग्जिस्टिंग एमपी। तो एग्जिस्टिंग एमपी का जहाँ सेंस लेना है वहां पर कहेंगे प्रेजेंट को हम एमपी से पहले लेकर आएंगे। तो हमारा प्रेजेंट ऑलरेडी एमपी से पहले है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, द केस इन्वॉल्व आर रेफर टू द सीबीआई बाय द स्टेट एजेंसी। देखिए स्टेट एजेंसी के द्वारा केस सीबीआई को रेफर कब किया जाएगा? जब भाई जटिल कोई केस होगा, बहुत जटिल हार्ड केस होगा, तभी तो सीबीआई को रेफर करेगी स्टेट एजेंसी। राज्य की कोई संस्था किसी केस को कब सीबीआई को रेफर करेगी? जब वो केस बहुत जटिल होगा, बड़ा केस होगा, हार्ड केस होगा। तो हमें किसका सेंस लेना है यहाँ पर? जटिल केस यानी इंट्रिकेट हार्ड। लेकिन केस इन्वॉल्व का मतलब तो ये होता नहीं है। केस इन्वॉल्व का मतलब तो ये होता नहीं है। केस इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? रिलेटेड या संबंधित केस। संबंधित का हमें क्या है? सेंस नहीं आ रहा, वहां पर आ रहा है जटिल कोर्स, जटिल केस यानी हार्ड या इंट्रिकेट केस। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर इन्वॉल्व को केसेस पे पहले ले जाए। ठीक है, द इन्वॉल्व केसेस आर रेफर्ड टू द सीबीआई बाय द स्टेट एजेंसी। तो मैंने ये चीजें आपको बताई हैं, शायद ही कोई टीचर आपको पढ़ाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे जितना मैंने बताया है। एग्जामिनेशन पॉइंट से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही कम
टीचर्स हैं मार्केट में, वो इनको नहीं पढ़ाएंगे, वो शायद खुद भी नहीं जानते हैं। तो मैं आपसे, मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा, ना किसी की मैं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं सही पढ़ाता हूँ और मुझसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो ही आप मेरी वीडियोस देखिए, अदरवाइज वीडियोस मत देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको जिस सोर्स से पढ़ना है, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपका फायदा हो रहा है, वहाँ से पढ़िए। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अगर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।